मालती देवी रसोई में खड़ी होकर नाश्ता बना रही थी। रसोई की खिड़की से उन्होंने देखा कि बगल में रहने वाली सरोजा मैडम वॉक करने के लिए जा रही थी, जिन्हें देखते ही मालती देवी को अपने घुटनों का दर्द याद आने लगा। सरोजा मैडम को तेज कदमों से चलते देखकर मालती सोचने लगी कि इस उम्र में भी यह कितनी तेजी से चल पाती हैं। तभी उन्हें अपने बेटे विवेक की आवाज सुनाई दी। अरे माँ, जल्दी से नाश्ता कर लिया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बेटे की आवाज सुनकर उन्होंने जल्दी जल्दी पराठा और सब्जी निकालकर विवेक को दे दिया। विवेक झुंझलाते हुए बोला, अरे माँ, मेरी पत्नी का नाश्ता कहाँ है? मालती ने चुपचाप बहू कविता के लिए भी निकाल कर दे दिया था, जिसे विवेक कमरे में ले गया। तब तक मालती देवी का 6 वर्षीय पोता अंश जागकर उन्हें ब्रश करवाने के लिए पुकारने लगा और मालती उसी में व्यस्त हो गई। विवेक ऑफिस जाने से पहले बोला, माँ, कल हम पार्टी से देर से आए थे। कविता नाश्ता करके फिर सो गई है। आज वो 12 बजे तक उठेगी, इसलिए आप दोपहर का खाना बनाकर रख देना। यह सुनकर मालती का चेहरा उतर गया। जब से वह गांव से शहर आई थी, कविता उनका सम्मान नहीं करती थी। पहले फोन पर अच्छे से बात करती थी, लेकिन अब व्यवहार रूखा हो गया था। घर का ज्यादातर काम मालती से करवाती थी। मालती ने सोचा था कि बहू के काम में मदद करेंगी ताकि उसे दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ तो पूरा घर और 6 साल के पोते का बोझ उन पर ही आ गया था। सुबह से उठकर उन्होंने एक कप चाय तक नहीं पी थी। तभी अंश रोने लगा और नाश्ता मांगने लगा। मालती ने उसे पराठा सब्जी दिया तो वह रोते हुए बोला कि नहीं, मुझे पास्ता चाहिए। मालती को पास्ता बनाना आता ही नहीं था। उन्होंने प्यार से मनाया, पर वह मानने को तैयार नहीं था। इधर पोता रो रहा था, उधर बेटे बहू का व्यवहार सिर पर चढ़ने लगा था और ऊपर से घुटनों का दर्द। तभी उन्हें याद आया कि अंश को हलवा बहुत पसंद है। उन्होंने जल्दी जल्दी सूजी का हलवा बनाया और अंश खुश होकर खाने लगा। तब मालती जी को थोड़ी राहत मिली। अंश टीवी पर कार्टून देखने लगा और मालती बालकनी में आकर थोड़ी धूप सेकते हुए आगे की योजना सोचने लगी। तभी उन्होंने देखा कि सरोजा मैडम शॉपिंग करके आ रही थी। उन्हें देखकर मालती के मुंह से आह निकल गई। हम उम्र होने के बावजूद सरोजा इतनी फिट और फुर्तीली थी कि उम्र से 5 साल छोटी लगती थी। उन्होंने खुद को इतना मेंटेन रखा था कि चेहरे पर आत्मविश्वास चमकता था। उनके भी पति का देहांत हो चुका था, लेकिन वह हिम्मत से जी रही थी। उनके बेटे बहू उनका सम्मान करते थे। मालती की आंखें भर आई। उनका बेटा तो बस उन्हें काम करवाने के लिए गांव से शहर लेकर आया था। घुटन महसूस हुई तो वह नीचे पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गई और शून्य में ताकने लगी। करीब आधे घंटे बाद किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने पलटकर देखा तो सरोजा मैडम थी। मालती उठने लगी तो सरोजा ने कहा, अरे बहन जी, बैठिए। वह भी उनके पास बैठ गई और बोली, आप गुमसुम क्यों बैठी हैं? कोई परेशानी है क्या? सरोजा की परवाह भरी आवाज सुनकर मालती का मन पिघल गया। उन्होंने कहा, क्या बताऊं बहन, बुढ़ापे में मुश्किलें बनी ही रहती हैं। सरोजा बोली, बिल्कुल, इसलिए पूछ रही हूँ। हम उम्र के हैं, एक दूसरे से बातें शेयर कर सकते हैं। मालती हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप बहुत किस्मत वाली हैं। आपका बेटा बहू आपकी इज्जत करते हैं। मेरे यहाँ तो मेरा सम्मान ही नहीं है। बुढ़ापे में कौन कदर करता है? सरोजा ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले हमें खुद की कदर करनी पड़ती है। अगर हम खुद की कदर नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? मालती हैरान रह गई। सरोजा बोली, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अगर बीमार पड़ी तो बच्चों पर बोझ बन जाऊंगी। इसलिए मैं वॉक करती हूँ, योग करती हूँ, समय पर खाती हूँ, बहू की मदद भी करती हूँ ताकि एक्टिव रहूं। अगर हम खुद को नजरअंदाज करेंगे तो लोग फायदा उठाएंगे और हम सिर्फ इस्तेमाल होते रहेंगे। यह बात मालती को भीतर तक छू गई, क्योंकि उन्होंने भी ज्यादा काम करके खुद को ही नुकसान पहुंचाया था। अब घुटनों का दर्द, बीपी, शुगर सब बढ़ चुका था। दवाइयों पर खर्चा ज्यादा होने के कारण बेटा बहुत चिढ़ते थे। बच्चों को बोझ न लगे, इस डर में वह घर का अतिरिक्त काम भी करती रहती थी।
और इसी का लोग फायदा उठा रहे थे। काफी देर बात करके दोनों घर लौट आई, लेकिन सरोजा की बातें मालती की सोच बदल चुकी थी। दोपहर में कविता सोकर उठी और रसोई में देखा कि खाना नहीं बना था, तो चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा था आज देर से उठूंगी। मालती ने शांति से कहा, बहू, घुटनों में बहुत दर्द है, आज तुम बना लो। कविता बड़बड़ाते हुए गुस्से में बर्तन पटकने लगी, पर मालती कमरे में जाकर लेट गई। कविता ने जल्दी में दाल चावल और बैगन का भरता बनाया। इस बीच विवेक ऑफिस से आ गया। खाने में देरी देखकर गुस्सा हुआ। पत्नी ने भड़काकर कहा, आपकी माँ ने खाना नहीं बनाया, काम के नाम पर घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। आप हर महीने उनकी दवाइयों पर कितना खर्च करते हैं, क्या इतना भी नहीं कर सकती? विवेक गुस्से में था, लेकिन जल्दी में ऑफिस निकल गया। शाम को लौटा तो माँ को बुलाकर डांटने लगा। माँ, मैंने कहा था दोपहर का खाना बना देना, आपने क्यों नहीं बनाया? मालती ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तो और भी काम करना चाहती हूँ, लेकिन घुटनों का दर्द बढ़ गया है और दवाइयों पर खर्च ज्यादा हो रहा है। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैंने फैसला लिया है। विवेक हैरान रह गया। मालती बोली, मैं योगा क्लास जाऊंगी, पेंशन से खुद खर्च उठा लूंगी, इससे मुझे भी आराम मिलेगा और तुम्हें भी। मुझे डॉक्टर के पास बार बार नहीं ले जाना पड़ेगा। कविता तुरंत बोली, अगर आप योगा जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? मालती शांत स्वर में बोली, बहू, घर का काम तुम पहले भी करती थी, अब भी कर लेना। मेरे ठीक होने पर मैं मदद कर दूंगी, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बिगड़ती रही और बिस्तर पकड़ लिया तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। विवेक और कविता दोनों चुप हो गए। अगले दिन से मालती सरोजा मैडम के साथ योगा क्लास जाने लगी। धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा। कविता को पति और बच्चों का सारा काम खुद करना पड़ता, जबकि मालती नाश्ता करके बालकनी में अखबार पढ़ती। भारी काम से मना कर देती थी, लेकिन शाम की चाय, सब्जी काटना और हल्के काम कर देती थी। उन्होंने खुद के लिए सीमाएं तय कर ली। कविता चिढ़ती रहती, विवेक भी परेशान रहता, लेकिन मालती को अब फर्क नहीं पड़ता था। योगा से उनकी चाल में आत्मविश्वास आ गया। सेहत सुधर रही थी, चेहरे पर चमक लौट आई थी। अब वह पोते अंश के साथ समय बिताती थी, उसे कहानियां सुनाती थी। जब तक वह घर में नौकरानी बनी रही, सबने दबाया। जैसे ही उन्होंने विरोध किया, उनका व्यक्तित्व खिलने लगा। वह सरोजा मैडम की आभारी थी, जिन्होंने उनकी आंखें खोल दी। कुछ महीनों बाद वह उनके साथ लाइब्रेरी भी जाने लगी और दिन का समय किताबें पढ़ते बीतने लगा। कविता का व्यवहार रूखा ही रहा। बेटा भी चिढ़ा रहता, लेकिन अब मालती को फर्क नहीं पड़ता था। अब उनका स्वास्थ्य अच्छा था, समय अच्छे कामों में जाता था। उन्होंने समझ लिया था कि दूसरों को खुश करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी, और ना वो खुश होंगे ना हम। इसलिए देर से ही सही, उन्होंने तय किया कि जीवन के इस पड़ाव में उन्हें अपने लिए भी जीना चाहिए। कुछ महीनों में मालती देवी की दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी थी। सुबह योगा, फिर अखबार, फिर हल्का फुल्का घर का काम और दोपहर में लाइब्रेरी। जीवन मानो नए सिरे से शुरू हुआ हो। पड़ोस में भी लोग कहने लगे थे, अरे मालती जी तो पहले से ज्यादा जवान लग रही हैं। यह सुनकर उनके अंदर आत्मविश्वास खिलने लगा। अब वह कमरे में बंद चुपचाप रोने वाली बूढ़ी माँ नहीं थी, बल्कि वह स्त्री थी जिसने खुद को फिर से पहचान लिया था। कविता के मन में इरिटेशन बढ़ती जा रही थी। पहले उसे लगता था कि सास काम ना करे तो उसे परेशानी होगी, लेकिन अब उसे असली चुभन यह थी कि घर में मालती का दबदबा कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया था। शाम को सोसाइटी में बैठने वाली औरतें मालती की तारीफ करती, वाह मालती जी, आपकी चाल में कितनी फुर्ती है, आपकी उम्र में ऐसी फिटनेस किस्मत वालों के हिस्से आती है। कविता को यह सब सहन नहीं होता था, लेकिन कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब मालती के चेहरे पर एक चमक थी जो आत्मसम्मान के साथ आती है, और वह चमक किसी और को भी जवाब देने की हिम्मत देती है। उधर विवेक ये देखने लगा था कि अब उसकी माँ हर बात में हाजी कहने वाली नहीं थी। एक दिन वह बोला, माँ, आपको इतना घूमना फिरना क्या ठीक लगता है? आपकी उम्र में आराम ज्यादा जरूरी होता है। मालती मुस्कुराई, बेटा,
आराम तो मैं तब करूँ जब शरीर दगा देने लगे। अभी तो शरीर मुझे कह रहा है, चल मालती, दुनिया देख, और मैं उसकी बात मान रही हूँ। विवेक चुप रह गया। कविता को लगा था कि जब माँ काम कम करेगी तो घर बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उसे यह समझ आया कि जिस घर को वह पूरा दिन कोसती रहती थी, वह घर मालती बिन संभलता ही नहीं था। अंश भी दादी के बदलते रूप से खुश था। अब वह उसके साथ खेलती थी, उसे पार्क ले जाती थी, कहानियां सुनाती थी। वह बार बार कहता, दादी, आप पहले वाली दादी से ज्यादा अच्छी हो। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।